डेजर्ट वाला कंप्लीट हो गया था कल अपना। तो राजस्थान के फिजिकल डिवीजन में हमने स्टार्टिंग में वेस्ट टू ईस्ट का एक सीक्वेंस लिखा था। उस सीक्वेंस में हमने पहले लिखा था डेजर्ट को, राजस्थान के पश्चिम से पूर्व की ओर। तो ये डेजर्ट अपना कंप्लीट हो गया। अब डेजर्ट के ईस्ट की ओर चलेंगे तो अब क्या स्टार्ट होगा? अब स्टार्ट होगा अरावली। तो फिजिकल डिवीजन में डेजर्ट को जो भी हेडिंग आपने लगाई थी, ए लगाई थी, तो ये हो जाएगा बी। वो सेकंड लिखा था तो ये लिख देना, फर्स्ट लिखा था तो सेकंड। तो डेजर्ट का हेडिंग देख लीजिए आपने क्या लगाया था, उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट लिखो अब अरावली माउंटेन, अरावली पर्वतमाला। नेक्स्ट है तो फिजिकल डिवीजन में अपना सेकंड है अरावली, अरावली माउंटेन। तो अरावली माउंटेन की जब हम स्टार्टिंग करते हैं, यानी इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले तो एक इसमें शब्द आते हैं प्राचीनतम, कि अरावली अपने आप में एक ओल्डेस्ट माउंटेन। ये हालांकि आपको फर्स्ट चैप्टर राजस्थान के ओरिजिन में जब लिखवाया था तो गोंडवाना लैंड में भी मैंने दो भाग लिखवाए थे आपको, अरावली और हाड़ौती। वहां पे भी अरावली के नीचे ये शब्द अपन ने मेंशन किया था, ओल्डेस्ट, प्राचीनतम। मैदानी भागों के आगे लिखा था न्यूली फिजिकल डिवीजन। तो अरावली एक प्राचीन पर्वतमाला है। प्राचीन के साथ साथ इसको कहा जाता है वलित पर्वतमाला। तो माउंटेन है वो मोस्टली फोल्डेड माउंटेन में ही आते हैं। तो प्राचीन के साथ दूसरी टर्म्स इसमें यूज होती है वलित, फोल्डेड माउंटेन। इसका मीनिंग है कि अरावली में जो मेग्मा या लावा है उसमें प्रेशर के कारण या दबाव के कारण मुख्यतः कुछ पार्ट इसका अपवार्ड और कुछ डाउनवार्ड में, यानी अपनति और अभिनति के रूप में ऊपर नीचे इस तरीके से बने हुए हैं। भाई कंटिन्यूस सपाट बना हुआ होता तो ये माउंटेन नहीं हो के प्लेट्यू बनता फिर, लेकिन इसमें फोल्डेड पार्ट, माउंटेन पीक, फिर नीचे का हिस्सा घाटियां, फिर ऊपर माउंटेन पीक यानी पर्वत चोटियां, फिर घाटियां, फिर पर्वत चोटियां। तो इसका मीनिंग ये जनरली तब बनता है जब दो ओर से इसमें प्रेशर या दबाव लगता है। तो इसका जो प्रोसेस है बनने का, वो प्रोसेस ये रहा है, फोल्डेड माउंटेन के रूप में बना है। ये हम कह सकते हैं इसका फॉर्मेशन प्रोसेस रहा है। इसकी जो निर्माण प्रक्रिया है वो अरावली की रही है फोल्डेड प्रकार की। प्राचीनतम हम इसको कह सकते हैं निर्माण काल के आधार पे। यह कहा जा सकता है कि फॉर्मेशन पीरियड के आधार पे। फॉर्मेशन पीरियड का मीनिंग है जिसका निर्माण काल या समय बहुत पहले का हो। जैसे अपने से पहले के अपने पिताजी होते हैं, उनसे पहले के अपने दादाजी होते हैं। तो इसका मीनिंग है कि जितने माउंटेन्स हैं उन माउंटेन्स में अरावली सबसे पहले बने हुए माउंटेन्स में से। तो पहले बना हुआ है, तो पहले बना हुआ है इसका मीनिंग वो किसको इंडिकेट कर रहा है? उसका फॉर्मेशन टाइम पीरियड बहुत पहले का है। तो फॉर्मेशन टाइम पीरियड के आधार पे इसको क्या बोल दिया गया? ओल्डेस्ट। जैसे अपनी तुलना में अपने दादाजी बूढ़े हैं, ज्यादा प्राचीन है, तो अन्य माउंटेन की तुलना में अरावली क्या है? ओल्डेस्ट माउंटेन। बनने का प्रोसेस क्या रहा है? प्रेशर या दबाव के कारण मेग्मा या लावा इसका फोल्ड हुआ है। तो निर्माण प्रक्रिया के आधार पर इसको कैसा माउंटेन माना गया है? वलित पर्वतमाला, फोल्डेड माउंटेन। प्रेजेंट वर्तमान स्थिति इसकी मानी गई है अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में, रेजिडुअल माउंटेन के रूप में। ये इसका प्रेजेंट स्टेटस कह सकते हैं, वर्तमान स्थिति कह सकते हैं कि एक रेजिडुअल माउंटेन के रूप में, रेलिक्ट माउंटेन के रूप में है। तो ये कई बार हिंदी वाले शब्दों में अवशिष्ट की जगह अपशिष्ट लिखा हुआ आ जाता है, लेकिन उसको थोड़ा सा इंग्लिश में चेक कर लेना आप कि ये शब्द ये होना चाहिए, रेजिडुअल माउंटेन। इसका मीनिंग अरावली अपशिष्ट नहीं है। अपशिष्ट का मीनिंग होता है कचरा। वो हर दिन आता है ना, गाड़ी वाला आया कचरा निकाल, तो वो अपशिष्ट निकालते हैं, घरों से वेस्टेज को निकालते हैं। तो अगर अरावली में अपशिष्ट लिखा हुआ आ गया तो अरावली तो राजस्थान में बहुत प्रीसियस पार्ट है, बहुत कीमती भाग है, जहाँ बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, रिवर्स ज़्यादा ओरिजिनेट होती हैं, जहाँ झीलें अधिक हैं, जहाँ सभ्यताओं का विकास अधिक हुआ है, जहाँ सिटी एरिया ज़्यादा डेवलप हुए हैं, जहाँ टूरिस्ट सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। तो अरावली की बहुत सारी विशेषताएं हैं।
जहाँ राजस्थान में मेटालिक मिनरल्स हैं सबसे ज़्यादा डिपॉजिट है। हालांकि एनर्जी मिनरल्स तो हमारे डेजर्ट एरिया में ज़्यादा है, ऊर्जा खनिज, जो कल एग्जाम्पल बताए थे मैंने, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला। लेकिन जब मेटालिक मिनरल्स की बात आती है तो मेटल सबसे ज़्यादा किसके पास है? अरावली। तो अरावली राजस्थान के लिए कचरा नहीं है, राजस्थान के लिए एक बचा हुआ माउंटेन है। ये शब्द इसलिए यूज हुआ है क्योंकि अरावली की जो एक एवरेज हाइट है, जब अरावली का जब निर्माण हुआ था तो उसकी एक एवरेज हाइट थी 2700 मीटर, निर्माण हुआ था उस समय की बात। आज वर्तमान में अरावली का स्टेटस ये है कि इसकी एवरेज हाइट है वो लगभग 930 मीटर बची है। तो इसका मीनिंग जो मेन अरावली थी 2700, उसमें से 900 के आसपास का वैल्यू आता है, तो मूल अरावली का सिर्फ कितना हिस्सा बच गया? सिर्फ 1/3% पार्ट बचा है। लगभग 66% अरावली है उसका इरोजन हो चुका है। तो हम जो बचा हुआ माउंटेन है वो हमारे लिए एक अवशेष ही है। जब आपका 33% पर्वतीय बचा और 66% का कटाव हो चुका है, इसका मीनिंग वो बचा हुआ पर्वत है उसको हम कहेंगे अवशेष या अवशिष्ट। तो ये जो अवशिष्ट है वर्तमान स्टेटस के अकॉर्डिंग, ये शब्द भी इसमें आता है। अब आप अरावली के क्वेश्चंस निकालते हो तो आपको क्वेश्चंस के अंदर ये कंडीशन मिलती, ये कंडीशन दी हुई रहती। जैसे एक पेज में आपका यह है कि निर्माण काल के आधार पर अरावली, यहाँ डी पॉइंट आपको दे के रखते हैं, नन ऑफ दिस की, इनमें से कोई नहीं। कि फॉर्मेशन पीरियड के अकॉर्डिंग अरावली को कैसा माना गया निर्माण काल के आधार पे, तो आंसर मिलेगा आपको ओल्डेस्ट। फिर नेक्स्ट पेज में फिर अरावली का एक क्वेश्चन आया। क्वेश्चन में ये था निर्माण प्रोसेस या फॉर्मेशन प्रोसेस के अकॉर्डिंग अरावली किस प्रकार का माउंटेन है, तो उसमें आंसर मिलेगा आपको फोल्डेड माउंटेन। हर बार क्वेश्चन में अपना ध्यान सिर्फ अरावली पे ही जाता है कि अरावली पे पिछले पेज में आंसर क्या था? प्राचीन। तो नेक्स्ट पेज में भी जब क्वेश्चन आएगा अरावली का तो हम तुरंत प्राचीन पे टिक करेंगे, फिर नीचे देखेंगे आंसर क्या मिलेगा? वलित। फिर क्वेश्चन ठीक से पढ़ेंगे अपन कि इसमें ऐसा क्या चेंज हो गया कि आंसर चेंज हुआ है। तो बाद में अगर कंडीशन ये आ गई कि वर्तमान स्थिति अरावली की कैसी है, तो वर्तमान में अरावली एक बचा हुआ पर्वत है, एक अवशिष्ट पर्वतमाला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर मिलता है अवशिष्ट। फिर आप उस किताब को फेंक के मारते हो कि बकवास करते हैं, कभी तो प्राचीन है, कभी वलित है, कभी अवशिष्ट है। तो इसका मीनिंग उन्होंने आपको बाउंडेशन कंडीशंस में बाउंड किया हुआ है। जब कंडीशन में बाउंड नहीं करें, सिंपल पूछे अरावली पर्वतमाला और आगे डैश करके उसके नीचे कंडीशंस दें, प्राचीन, वलित, अवशिष्ट, तो एक डी पॉइंट रहेगा उपरोक्त सभी। यानी अरावली के अंदर सारी कंडीशंस हैं, ओल्डेस्ट भी है, फोल्डेड भी है, रेजिडुअल माउंटेन भी है। तो इसका मीनिंग इंडिविजुअल आंसर तब अपने को चुनने हैं जब ये कंडीशंस हो। इसका मीनिंग अकेला वलित तब चुनना है जब कंडीशन ये हो, अकेला अवशिष्ट तब चुनना है जब ये कंडीशन हो, और इन कंडीशन में आपको बाउंड नहीं किया गया तो एक डी ऑप्शन आएगा उपरोक्त सभी। तो अरावली इज एन ओल्डेस्ट फोल्डेड एंड रेजिडुअल माउंटेन। तो ये लिखते हुए, शब्द लिखते हुए इनके आगे ब्रैकेट में ये कंडीशन लिखते रहना कि अरावली एक प्राचीन, ब्रैकेट में लिखना निर्माण काल, वलित निर्माण प्रक्रिया एवं अवशिष्ट वर्तमान स्थिति पर्वतमाला है। अरावली माउंटेन के हेडिंग में, हेडिंग तो आपने लिख दिया अरावली माउंटेन, इसमें आगे लिखिए अरावली इज एन ओल्डेस्ट यानी सीक्वेंस में बोलने तब अपने 3 शब्द हैं अरावली में। अरावली इज एन ओल्डेस्ट फोल्डेड एंड रेजिडुअल माउंटेन। लेकिन ये जो लिखे हैं अपने 3 शब्द, इनके आगे कंडीशंस को ब्रैकेट में लिखते रहना। अरावली एक प्राचीन, प्राचीन या प्राचीनतम, ब्रैकेट में लिखो निर्माण काल। अरावली इज एन ओल्डेस्ट, ब्रैकेट में फॉर्मेशन पीरियड, फॉर्मेशन एज लिख दो चाहे फॉर्मेशन पीरियड लिख दीजिए। फिर नेक्स्ट में वलित, ओल्डेस्ट के बाद में फोल्डेड, ब्रैकेट में लिखिए फॉर्मेशन प्रोसेस, निर्माण प्रक्रिया। बनने के प्रोसेस में प्रेशर या दबाव के कारण फोल्डेड बनी है। फिर बनने के बाद प्रेजेंट स्टेटस इसका क्या है? ये बचा हुआ पर्वत है वर्तमान में, तो लास्ट में अवशिष्ट, ब्रैकेट में लिखना वर्तमान स्थिति एवं अवशिष्ट, ब्रैकेट में वर्तमान स्थिति पर्वतमाला है।
तो हम जो ब्रैकेट्स में कंडीशन लिखे उन कंडीशन को अगर इग्नोर करते हुए चलें तो अरावली एक प्राचीन वलित अवशिष्ट पर्वतमाला है। तो जैसे मेंस जैसा एग्जाम होता है तब अपने को ये बताने की आवश्यकता नहीं होती, अपने वो सिंपल सीधा लिखना होता है अरावली प्राचीन वलित और अवशिष्ट पर्वतमाला है। लेकिन इन कंडीशन की अपने को आवश्यकता तब होती है जब फैक्चुअली आंसर देने होते हैं। तो इसका मीनिंग है प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे होते हैं तो इन कंडीशन के साथ अपने को रटना होता है कि अरावली प्राचीनतम किस बेस पे है, तो किस बेस पे इसका निर्माण समय बहुत पहले का है, फॉर्मेशन पीरियड के आधार पे प्राचीनतम है। अब वो टाइम पीरियड कौन सा है वो हम अलग से लिखेंगे नीचे कि फॉर्मेशन पीरियड ऑफ अरावली इज प्री कैम्ब्रियन एज। तो नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखिए अरावली में। तो ये तीनों कंडीशन समझ में आ गई। तो अरावली के लिए ये जो टाइटल यूज किया है ओल्डेस्ट वाला, पृथ्वी पे अपने जीवन है वो कैम्ब्रियन एज के बाद में स्टार्ट होता है। इसका मीनिंग कैम्ब्रियन एज, इससे पहले अपने जीवन पृथ्वी पे जीवन भी नहीं था, यानी बायोटिक पार्ट नहीं थे। तो बायोटिक पार्ट का जीवन बाद में स्टार्ट होता है, यानी शुरुआत बाद में होती है। तो इसका मीनिंग अरावली तो उस समय की बनी हुई है जब पृथ्वी पे जीवन भी नहीं था, यानी ये तो कैम्ब्रियन एज से भी पहले बन चुके हैं। इसका मीनिंग है इसका फॉर्मेशन पीरियड प्री कैम्ब्रियन एज है। तो नेक्स्ट लाइन में अरावली का निर्माण काल प्री कैम्ब्रियन काल, फॉर्मेशन पीरियड ऑफ अरावली इज प्री कैम्ब्रियन एज। अरावली का निर्माण काल प्री कैम्ब्रियन काल। अरावली का निर्माण काल प्री कैम्ब्रियन काल है। तो ये तो इसका जनरल इंट्रोडक्शन हो गया कि अरावली अपने आप में एक ओल्डेस्ट माउंटेन है, एक फोल्डेड या वलित पर्वतमाला है, और एक रेजिडुअल माउंटेन या एक रेलिक्ट माउंटेन के रूप में एक अवशिष्ट पर्वतमाला है। अवशेष मात्र बचा हुआ है, इसका ये अवशिष्ट पर्वतमाला है। और प्राचीन इसलिए है क्योंकि ये किस समय की बनी हुई है, प्री कैम्ब्रियन काल की। तो कहा जाता है कि अमेरिका के अंदर अरावली के बाद में जो बनने वाले जो माउंटेन्स थे उसमें यूएसए के ईस्ट में एक माउंटेन बनता है अपलेशियन माउंटेन। हालांकि अपलेशियन माउंटेन और अरावली में भी अच्छा खासा गैप है। इसका मीनिंग है कि ये भी अरावली के बराबर नहीं है, लेकिन अरावली के बाद में अगर कोई बना था तो इसका मीनिंग वो अपलेशियन माउंटेन वाली सीरीज है वो स्टार्ट होती है। तो हम इनको दोनों को इक्विवेलेंट इस सेंस में बोलते हैं कि अरावली के बाद जो प्राचीन पर्वतमाला है वो अपलेशियन माउंटेन्स हैं। तो उनको जनरली बोलने में हम इक्विवेलेंट बोल देते हैं, समकालीन बोल देते हैं, जबकि समकालीन नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल भाई आपका जन्म हुआ 1990 में और आपके छोटे भाई या छोटी सिस्टर जो भी है उसका जन्म हुआ 1998 में। तो इसका मीनिंग है बोलने को हम समकालीन बोल रहे हैं, क्योंकि एक ही समय को, ऐसा नहीं कि आप प्राचीनतम काल के और बाद में अपने सिस्टर या ब्रदर है वो आधुनिक समय का है। मीनिंग है टाइम पीरियड दोनों का सेम है, लेकिन जब दोनों में तुलना की जाए तो इसका मीनिंग उस समय ये ओल्डेस्ट है ज़्यादा और ये न्यू है उसकी तुलना में। तो अपलेशियन माउंटेन हम इक्विवेलेंट मानते हैं, क्योंकि अरावली के बाद की जो माउंटेन सीरीज है वो अपलेशियन होती है, जबकि ये वेस्टर्न में जो बनी हुई माउंटेन्स हैं, रॉकी माउंटेन, एंडीज माउंटेन, ये अपने यूरोप के अंदर, ये जो अपने आल्प्स माउंटेन सीरीज है जिसको हम कहते हैं ट्रसेरी टाइम पीरियड के माउंटेन्स, जिसके अंदर बेस्ट एग्जांपल अपने इंडिया का हिमालय माउंटेन भी माना जाता है। तो हिमालय व आल्प्स या ट्रसेरी एज वाले माउंटेन्स हुए, रॉकी माउंटेन हुआ, एंडीज माउंटेन, ये नवीनतम पर्वतमालाओं में काउंट होते हैं। तो अभी एग्जाम कौन से चल रहे हैं अभी, सेकंड ग्रेड वाले, और ये इसमें एक क्वेश्चन आया था अरावली को लेके कि अरावली एक प्राचीनतम पर्वतमाला है, तो स्टेटमेंट ठीक था। अरावली एक वलित पर्वतमाला है तो वो भी ठीक था। अरावली एक अवशिष्ट पर्वतमाला है वो भी ठीक था। अरावली पर्वतमाला रॉकी पर्वतमाला के समकालीन है, तो रॉकी पर्वतमाला को तो हिमालय की तरह नवीनतम या न्यू माउंटेन्स में काउंट किया जाता है, ना कि ओल्डेस्ट माउंटेन में। इसका मीनिंग बाकी उसमें जो चीज़ें लिखी हुई थी 4 पॉइंट में, उसमें से पूछा था कौन सा करेक्ट नहीं है, तो 3 पॉइंट तो वही लिखे हुए थे जो अपने अरावली के स्टार्टिंग में लिखे हैं। तो इसका मीनिंग जो 1 पॉइंट हमें समझ में नहीं आ रहा वही गलत है, क्योंकि उन्होंने गलत ही पूछा था।
बाकी तीन तो हमें समझ में आ रहे थे, क्योंकि ये समझ में आपके तब आएगा जब एक अलग से चैप्टर पढ़ा जाता है माउंटेन्स। और माउंटेन्स को हम अलग अलग तरीके से कवर करते हैं। माउंटेन्स को एक तो फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है कि पर्वत कैसे कैसे बने हैं, और एक माउंटेन्स को उनके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है, किस किस समय के पर्वत है। तो जैसे फिजिकल ज्योग्राफी में आता है टाइम के अकॉर्डिंग माउंटेन्स के 4 प्रकार, निर्माण के अकॉर्डिंग माउंटेन्स को आप बाउंड ही नहीं कर सकते कैसे बने होंगे, यानी निर्माण के आधार पे माउंटेन है उनके बहुत सारे टाइप माने गए। फिर एक हाइट के अकॉर्डिंग भी माउंटेन्स को डिवाइड किया गया है। तो माउंटेन्स को डिवाइड या अध्ययन के लिए उनको बांटना अलग अलग बेस माने गए, ऊंचाइयों के आधार पे, निर्माण काल के आधार पे, उनके मुख्यतः टाइम पीरियड, निर्माण काल और फॉर्मेशन के आधार पे। तो इस तरीके से अलग अलग उनके टाइप्स होते हैं। तो एक अलग से टॉपिक आता है माउंटेन्स फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर। तो इसका मीनिंग है कि वो क्वेश्चन उन्होंने जो दिया है वो वैसे अप्लाइड क्वेश्चन दिया है, और एग्जामिनर भी नहीं चाहता कि आप विश्व की पर्वतमालाओं से इसकी तुलना करके पढ़ के आओ। आप कितने माउंटेन्स है, चलो इस बार तो उन्होंने रोक ही दे दिया, अगली बार कोई ऐसा माउंटेन उठा के देगा जो समझ में ही नहीं आएगा। तो अपने को इसमें पता होना चाहिए अरावली का स्टेटस क्या क्या है, अरावली रट्टी भी होनी चाहिए अपने। अब इसमें एक पॉइंट आता है कि ये तो जनरल इंट्रोडक्शन था स्टार्टिंग वाला, एक आता है अरावली की दिशा, या इसमें अरावली का विस्तार और दिशा, ये दोनों एक साथ कवर कर लेते हैं। तो हम अरावली के एक्सटेंशन या विस्तार की जो बात करते हैं, तो इसमें एक तो अरावली की टोटल लेंथ है, कुल लंबाई है, उसको कंसिडर करेंगे कि विस्तार में कुल लंबाई कितनी है, टोटल लेंथ कितनी है। तो लेंथ आप इंडियन ज्योग्राफी में भी कवर करते हैं इसकी, कि गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है इस तरीके से, और लगभग यहाँ से लेकर और दिल्ली तक इसकी टोटल लेंथ 692 किलोमीटर, यानी अप्रोक्सीमेट 700 किलोमीटर है, 692 किलोमीटर। फिर इसमें से एक हिस्सा वो बाउंड करते हैं हम जो राजस्थान के अंदर है। तो राजस्थान में लंबाई, तो लेंथ इन राजस्थान स्टेट, तो उसमें अपने को डेटा कुछ कम बताना है, क्योंकि ये तो टोटल लेंथ है इस साइड में। यहाँ आता है 550 किलोमीटर, जो टोटल लेंथ का अप्रोक्सीमेट कितना परसेंट पार्ट है, 80%। तो 700 में से 550 की वैल्यू लगभग 80% है। तो कुल लंबाई में राजस्थान के पास कितना हिस्सा, 80%। ये लंबाई के अकॉर्डिंग हिस्सा है, एरिया के अकॉर्डिंग तो आप बता ही नहीं सकते। एरिया के अकॉर्डिंग तो अरावली का जो कवरिंग एरिया है वो टोटल कितना है, तो ये डेटा मेंशन ही नहीं है। तो मेंशन नहीं है तो परसेंटेज भी नहीं निकाल पाएंगे अपन। लेकिन लेंथ का डेटा मेंशन है और अपनी लेंथ का डेटा मेंशन है, तो लेंथ के अकॉर्डिंग हम परसेंटेज निकाल लेंगे कि लेंथ का 80% हिस्सा राजस्थान के पास है। और उसकी जो एवरेज हाइट या औसत ऊंचाई है, तो औसत ऊंचाई आपको ध्यान है सबसे ज़्यादा माउंटेन्स की होती है। ये चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने रिलीफ फीचर के अकॉर्डिंग जब भौतिक प्रदेशों को डिवाइड किया था तो 3 भाग थे अपने, जिसमें अरावली की हाइट मैक्सिमम माउंटेन्स को अधिक हाइट पे बताया था। उसमें फैक्ट अपने यूज करते हैं अरावली के लिए 900 मीटर, और अरावली से जैसे ही नीचे आओगे प्लेट्यूज की ओर, हाड़ौती की ओर, तो डेटा अप्रोक्सीमेट आधा हो जाएगा 500 मीटर। और जैसे ही वहाँ से नीचे मैदान या डेजर्ट में आओगे तो डेटा और आधा हो जाएगा, लगभग 200 से 300 मीटर, यानी 250 मीटर। तो रिलीफ फीचर में जो मैदान और जो डेजर्ट एरिया वो अप्रोक्सीमेट इक्वल है। तो उच्चावचों में अपने 3 ही भौतिक प्रदेश होते हैं, क्योंकि डेजर्ट मुख्यतः लो रिलीफ फीचर रीजन में ही काउंट हो जाता है। लेकिन डेजर्ट को हम एक अलग बेस पे डिवाइड कर देते हैं क्लाइमेट के ऊपर। तो टोटल फिजिकल डिवीजन निकल के कितने आते हैं, 4। लेकिन रिलीफ फीचर या ऊंचाई के अकॉर्डिंग कितने हैं, 3, के माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज है और प्लेन एरियाज हैं। तो उसमें माउंटेन सबसे अधिक हाइट वाला एरिया यही है, और उसमें फैक्ट अरावली के लिए कितना यूज होता है। तो इसका मीनिंग एग्जामिनर यह भी पूछ ले कि राजस्थान में सर्वोच्च या हाईएस्ट जो रिलीफ फीचर रीजन है उसकी एवरेज हाइट क्या है। तो पहले तो माइंड में अपने ये आना चाहिए सबसे हाइट पर कौन है, माउंटेन है, और माउंटेन राजस्थान में कौन है, अरावली। फिर अरावली की एवरेज हाइट क्या है, 930 मीटर। तो हो सकता है कि वो डायरेक्ट अरावली शब्द यूज ही नहीं करे, वो यूज करे दी हाईएस्ट रिलीफ फीचर रीजन ऑफ राजस्थान, उसका एवरेज हाइट बताइए, उसकी औसत ऊंचाई बताइए। तो इसका मीनिंग पहले माइंड में अरावली आएगा, और अरावली आते ही माइंड में आंसर 930। तो ये तो फैक्ट वाली चीजें, ये रटनी पड़ेंगी आपको। तो इसमें राजस्थान का अरावली का विस्तार एवं दिशा, एक्सटेंशन एंड डायरेक्शन ऑफ अरावली।
एक्सटेंशन एंड डायरेक्शन ऑफ रावली, रावली की रावली का विस्तार एवं दिशा। तो दशा तो देख चुके, रावली की दिशा और देखेंगे इसमें। तो पहले टारगेट करेंगे इसमें विस्तार वाले पार्ट को, इसको। तो विस्तार में टोटल लेंथ, कुल लंबाई 692, टोटल लेंथ 692 किलोमीटर। नेक्स्ट में लिखो लेंथ इन राजस्थान, राजस्थान में लंबाई 550। लास्ट वाला जो हाइट वाला डेटा वो मीटर में है, बाकी दोनों किलोमीटर में है। एवरेज हाइट वाला वो किलोमीटर में मत लिख देना, वरना एक्सोस्फीयर में चले जाओगे बहिर्मंडल के अंदर। अरावली को आप आयन मंडल से भी ऊपर पहुंचा दोगे फिर। तो विस्तार वाले बाद में इसी में एक डेटा और बचा है, डायरेक्शन या दिशा। या तो इस तरीके से अरावली को ही डिवाइड करके देख लो आप। अरावली ऐसे ही है ना राजस्थान में, गुजरात से लेके, या फिर राजस्थान के मैप के अंदर भी इंडिकेट कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। सदन की तरफ इसकी चौड़ाई ज़्यादा दिखानी है, क्योंकि दक्षिण में अरावली की चौड़ाई बढ़ जाती है, नदन की तरफ जाते हुए कम होती है। तो ये वाला जो पार्ट है नदन दिल्ली की ओर, जहाँ रायसीना हिल्स, प्रेसिडेंट हाउस जहाँ है, राष्ट्रपति भवन। हालांकि ये पहाड़ियाँ समाप्त होती हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, दिल्ली विश्वविद्यालय में समाप्त होती हैं, लेकिन उसका इंपॉर्टेंस उतना नहीं है जितना राष्ट्रपति भवन का है। तो उन्होंने पहाड़ियों का जो एंडिंग पॉइंट है वो प्रेसिडेंट हाउस वाला पॉइंट है, उसको माना है। राष्ट्रपति भवन है रायसीना हिल्स के ऊपर। तो लास्ट पॉइंट इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं लिख के क्या लिखा है, रायसीना हिल्स लिखा है। रायसीना हिल्स ब्रैकेट में आगे न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। स्टार्टिंग इसके मानी जाती है गुजरात की ओर से। गुजरात की ओर से जहां से पहाड़ियां स्टार्ट होती हैं वहां एक स्थान आता है खेड़ बर्मा। खेड़ बर्मा से कुछ डिस्टेंस पे आता है पालनपुर। तो वैसे दोनों स्थानों में डिस्टेंस है। अब एग्जामिनर आजकल क्या देने लग गया, दोनों को ही ऑप्शन में देने लग गया, खेड़ बर्मा और पालनपुर। तो उसमें ज़्यादा परफेक्ट आंसर क्या होता है, खेड़ बर्मा। पहले तो जनरली अपन दोनों ही लिखते थे खेड़ बर्मा पालनपुर, यानी खेड़ बर्मा ऑप्शन नहीं है तो पालनपुर, और पालनपुर नहीं है तो खेड़ बर्मा। एग्जामिनर के दोनों ही देने लग गया कि अब बताओ खेड़ बर्मा। तो इसका मीनिंग है अपने को खेड़ बर्मा वाला ही लिखना है, क्योंकि एग्जाम में 100% दिया ही जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर बुक्स है वो खेड़ बर्मा ही लिखती हैं, ऑथेंटिक बुक। खेड़ बर्मा कौन से स्टेट में, गुजरात। यहां से कुछ डिस्टेंस पे आता है भारत में जहां शेर सर्वाधिक पाए जाते हैं। गिर वाला एरिया जो किसके लिए प्रसिद्ध है, नार के लिए। नाहर कहा जाता है ना शेर को, लाइन को। तो गिर की पहाड़ियां जो नाहर के लिए प्रसिद्ध या नार के लिए प्रसिद्ध है, तो उन पहाड़ियों को अपन गिरनार हिल्स भी कहते हैं। तो गिरनार हिल्स है वो अरावली वाले पार्ट में ही आती है। तो कुछ जगह ये गिरनार हिल्स भी लिखी गई हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो तीनों पॉइंट अलग है, खेड़ बर्मा अलग है, पालनपुर अलग है, गिरनार अलग है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट अपने को खेड़ बर्मा। अब राजस्थान में अपने को एंट्री अरावली की दिखाई देती है, एक तो इस वाले पॉइंट से सिरोही से। अब जैसे एंट्री सिरोही से, वैसे एंट्री उदयपुर से भी हो रही है, वैसे एंट्री इसके डूंगरपुर से भी होती है।
तो इसमें प्राथमिकता हम सिरोही को इसलिए देते हैं क्योंकि इसमें अपर पॉइंट्स को टारगेट किया गया है। अरावली के अंदर इन पॉइंट्स को टारगेट करके फिर इसका एंट्री और एग्जिट बताया गया है। तो इसका मैंने इसके लोअर पॉइंट को स्टडी में इंपॉर्टेंस नहीं मिला, यानी एंट्री डूंगरपुर में जैसी है वैसी तो एंट्री अरावली में इधर है। भाई ऐसे थोड़ी ना कि अरावली सिरोही में आई तब उसके माला डाली गई पहले नंबर पे की बन रही है और यहाँ से अरावली का प्रवेश हुआ है। भाई जैसे सिरोही से एंट्री किया उसने वैसे डूंगरपुर से भी एंट्री कर रही है, लेकिन इन्होंने स्टडी में लोअर पॉइंट को इंपॉर्टेंस नहीं दिया, अपर पॉइंट्स को इंपॉर्टेंस दिया है। अब जैसे अरावली अलवर से एग्जिट हो रही है बाहर, वैसे अपने झुंझुनू खेतड़ी से भी एग्जिट हो रही है। तो इसमें इंपॉर्टेंस अलवर को नहीं देके इंपॉर्टेंस किसको दिया है? खेतड़ी की पहाड़ियों को, झुंझुनू की पहाड़ियों को। हालांकि ये आगे जाके हरियाणा में जैसे एंट्री करते हैं तो हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट आता है महेंद्रगढ़, नाम सुना होगा, अभी अभी बोला है मैंने। तो ये महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के पास में यहाँ पे एक पहाड़ी आती है अपने, एक धोसी हिल्स आती है। ये धोसी हिल्स है, वास्तव में तो इस पहाड़ी का जो खेतड़ी के आगे का पार्ट है, इस पहाड़ी के रूप में राजस्थान से बाहर एग्जिट होती है और हरियाणा में एंट्री होती है इसकी, इस हिल्स के रूप में। जहां पे च्यवनप्राश ऋषि हैं, उन्होंने तपस्या की और ये जो च्यवनप्राश जो ब्रांड है वो इसी टाइटल से निकला हुआ है, वो गांव का अपना चमनप्राश। तो ये हालांकि पुलिस कांस्टेबल जैसे एग्जाम में पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, जबकि अपने जनरली बुक्स हैं उसमें हम लिखते हैं खेतड़ी की पहाड़ियां झुंझुनू, जो इसका एग्जिट पॉइंट माना जाता है। तो राजस्थान में इसके जो एंट्री पॉइंट है उसमें हम डूंगरपुर, उदयपुर और इनको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, इंपॉर्टेंस देंगे सिरोही माउंट आबू पॉइंट को। डिस्ट्रिक्ट वाइज तो क्या हो गया, सिरोही, और स्थान के तौर पे माउंट आबू। ये राजस्थान में इसका एंट्री पॉइंट माना जाएगा। इसका एग्जिट पॉइंट डिस्ट्रिक्ट वाइज तो मानेंगे झुंझुनू को। और लोकेशन के अकॉर्डिंग इसमें माना जाएगा खेतड़ी को, जो राजस्थान में कॉपर या तांबे के लिए प्रसिद्ध। तो इसमें 3-4 क्वेश्चन आपके ये बनते हैं। एक तो इस स्थानों को लेकर अरावली कहां से कहां तक है, तो आंसर रहेगा खेड़ बर्मा गुजरात से लेकर रायसीना हिल्स न्यू दिल्ली तक। राजस्थान में अरावली कहां से कहां तक है, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज देखा जाए तो सिरोही से झुंझुनू तक है, स्थान के तौर पे माउंट आबू से खेतड़ी तक। और एक डायरेक्शन अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर रहेगा अरावली फ्रॉम साउथ वेस्ट, राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की तरफ है। अब ये जो साउथ वेस्ट है, दक्षिण पश्चिम जो होता है, इसको कहा जाता है नैऋत्य डायरेक्शन। और जो नॉर्थ ईस्ट होता है, इस एंगल या कोण को कहा जाता है ईशान एंगल। अपने वास्तुशास्त्र जो पंडित जी वगैरह ये कुछ देखते हैं, घर का वास्तु नहीं निकलवाते कई बार, भाई किचन कहाँ बनवाए, पानी का हौद कहाँ बनवाए, तो उसके अंदर घर का जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट होता है, इस एंगल को ईशान एंगल बोला जाता है। जैसे साउथ ईस्ट वाला जो एंगल है, इस पे अपना किचन या रसोई घर होता है। इस डायरेक्शन का नाम है आग्नेय डायरेक्शन। ये अग्नि की दिशा होती है, अग्नि के सामने वाली दिशा होती है वायु की, वायुव्य डायरेक्शन। और ये जो साउथ वेस्ट वाला जो एंगल होता है, ये होता है नैऋत्य एंगल। तो ये वास्तुशास्त्र के अंदर इनके जो नाम है वो नैऋत्य, ईशान। तो एक बार एग्जाम में इस एंगल से भी पूछा हुआ है कि इसका ऑप्शन था नैऋत्य से ईशान की ओर। तो ये स्टेटमेंट सही था कि अरावली नैऋत्य साउथ वेस्ट से लेके और ईशान एंगल की तरफ फैली हुई है। तो इसमें ये हम बाद में लिख लेंगे, पहले ये डायग्राम बनाइए। तो ये अपनी हेडिंग थी ना, विस्तार और दिशा। तो ये दिशा वाला पॉइंट ये है। तो दिशा पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो इसको लेके बनेंगे कि अरावली कहां से कहां तक है, किस दिशा में है। तो खेड़ बर्मा गुजरात टू रायसीना हिल्स न्यू दिल्ली।
रायसीना हिल्स, न्यू दिल्ली। फिर 2 पॉइंट्स जिनको हाईलाइट करना है राजस्थान में, एक तो एंट्री पॉइंट सिरोही माउंट आबू, फिर राजस्थान में एग्जिट पॉइंट है वो झुंझुनू खेतड़ी। हाँ जी, डायग्राम बना लिया, जल्दी बनाइए। यस, क्या चीज? अरावली की सिंगल डायरेक्शन, सिंगल डायरेक्शन मेरे हिसाब से तो पूछी नहीं जाएगी, साउथ टू नॉर्थ होनी चाहिए फिर, क्योंकि ये इस साइड से अरेबियन सी लक्षद्वीप के आसपास से मिनिकॉय द्वीप से स्टार्ट होती है अरावली वैसे, यानी मिनिकॉय द्वीप के पास में स्टडी में पता चला है कि प्री कैम्ब्रियन चट्टानें मिली हैं यहाँ, तो अरावली का कुछ भाग इधर भी मिलता है, लेकिन कंटिन्यूस जो अरावली है वो खेड़बर्मा से लेकर दिल्ली के बीच में है। तो जो सतत अरावली या कंटिन्यूस अरावली है वो हम गुजरात से दिल्ली के बीच में मानते हैं। बाकी डिसकंटिन्यूस अरावली यानी जो आगे असतत फैली हुई है वो मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप तक भी मानी जाती है। तो लक्षद्वीप से अगर आप अरावली को देखो तो अरावली इंडिया के दिल्ली की तरफ जा रही है, तो इसका मीनिंग है कि ये कंटिन्यूस सदन से और नदन की तरफ है, दक्षिण से उत्तर की तरफ। तो इसकी उत्पत्ति तो अरब सागर की ओर से ही हो जाती है। इसका अरेबियन सी इज नॉन एज फादर ऑफ अरावली, यानी अरावली की जो उत्पत्ति या उद्गम है वो अरब सागर की तरफ से दिखाई देता है। इस कारण अरब सागर को इसका पिता कहा जाता है। कि फादर ऑफ अरावली कौन है? फादर ऑफ अरावली अरेबियन सी है। तो इसमें जो एक तो है नैऋत्य डायरेक्शन साउथ वेस्ट, और एक नॉर्थ ईस्ट वाला है उसको कहते हैं ईशान एंगल, ईशान कोण, नैऋत्य कोण और ईशान कोण। अब इसमें समस्या यह है कि दिशा एग्जाम में दोनों ही आती है कि अरावली की दिशा बताओ, तो अरावली की दिशा में फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट भी आता है और नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट भी आता है। तो हमें प्राथमिकता में ये वाला मानना है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। लेकिन एक एग्जाम में ये नहीं था, तो ये नहीं था तो मजबूरी में आंसर किसको मान लिया गया? नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। लेकिन जब एग्जाम में ये दोनों प्रेजेंट होते हैं तब आंसर इसको ज़्यादा ठीक माना जाता है, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। तो आपने जो हेडिंग ऊपर लिखा दिशा, या नीचे इसमें लिख देना अरावली की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, डायरेक्शन ऑफ अरावली फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। कौन सा ठीक मान रहे हैं? क्योंकि किसी एग्जाम में आंसर ठीक मान लिया गया तो इसका मीनिंग अपने पास बेस है कि अब इसमें कंडीशन एग्जामिनर ये बाउंड कर दे कि चौड़ाई किस डायरेक्शन में घटती है, किस डायरेक्शन में बढ़ती है, तब आपके आंसर फिक्स हो जाएंगे। कि अरावली की घटती हुई चौड़ाई बताइए तो घटती हुई चौड़ाई का आंसर रहेगा फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। अरावली की बढ़ती हुई चौड़ाई बताइए तो चौड़ाई किस ओर बढ़ती है? दिल्ली से गुजरात की ओर इसकी चौड़ाई कंटिन्यूस क्या होगी? बढ़ेगी। तो बढ़ती हुई चौड़ाई की दिशा होती है फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। तो वो तो अरावली के डायग्राम से याद आएगा चौड़ाई वाला। तो बाकी ये साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट जनरल आंसर तो ये होता है, और इसका मीनिंग ये ठीक है आंसर। अगर ये नहीं है तो मजबूरी में फिर और, या फिर बाद में इसको उल्टा लिख दो चाहे, यानी आप लिखना दोनों डायरेक्शन को लिख लीजिए, वरना ये लगेगा सर हमें तो यही लिखवाया था। तो ये आंसर यही है अगर ये प्रेजेंट है तो, लेकिन ये है नहीं तो इसका मीनिंग उल्टा आंसर आ सकता है फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट
टू साउथ वेस्ट। क्योंकि देखो वोल्केनिक इरप्शन ज्वालामुखी उद्गार से बनी हुई है, तो इसमें जो वोल्केनो या ज्वालामुखी है वो एक साथ, लावा या मैग्मा है वो एक साथ निकला है। इसका मीनिंग ये नहीं है कि पहले लावा इधर निकला है और बाद में धीरे धीरे वो उस साइड में दिल्ली की तरफ फैला है। तो मीनिंग है कि वोल्केनिक इरप्शन ज्वालामुखी उद्गार एक साथ हुआ है, तो अरावली बनी तो एक साथ ही है। अब उसमें आप शुरुआत उधर से इधर कर रहे हो तो भी ठीक है, और इधर से उधर कर रहे हो कि अरावली का विस्तार राजस्थान के अकॉर्डिंग किस ओर है, तो हम नॉर्थ ईस्ट बोल रहे हैं और साउथ वेस्ट बोल रहे हैं, तब भी तो मीनिंग वही निकल रहा है ना। और इधर से उधर बता रहे हैं तब भी मीनिंग सेम वही निकल रहा है। तो इसका मीनिंग है डायरेक्शन में आंसर दोनों ही ठीक होने चाहिए। इनको दोनों ऑप्शन एक साथ ये देने ही नहीं चाहिए। लेकिन जब ये दोनों ऑप्शन एक साथ आते हैं तो आंसर में प्रायोरिटी किसको मानते हैं? ऊपर वाले को। और ये ऑप्शन ही ना ऊपर वाला तब आंसर है। जैसे अभी कुछ दिन समय पहले ये एग्जाम में ऑप्शन में नहीं था, तो आंसर इन्होंने इसको माना है। फिर नोट में वो एक अरावली और अरब सागर को लेके वो एक टाइटल लिखा जाता है कि अरब सागर को, अरेबियन सी को, अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। अरेबियन सी इज नोन एज फादर ऑफ अरावली। अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। अरेबियन सी इज नोन एज फादर ऑफ अरावली। क्योंकि अरावली की शुरुआत अरब सागर की ओर से होती है। क्योंकि अरावली की शुरुआत या उत्पत्ति भी लिख सकते हो अरब सागर की ओर से होती है। बिकॉज अरावली इज स्टार्टेड या फॉर्म्ड फ्रॉम अरेबियन सी। क्योंकि अरावली की शुरुआत या उत्पत्ति अरब सागर की ओर से होती है। तो इसका मीनिंग हम जिस ओर से आते हैं वो पेरेंटल पार्ट होता है अपना। तो अरावली के लिए पेरेंटल कौन है? माई बाप अरब सागर है इसका। क्या अरावली का स्टार्टिंग पॉइंट खंबात की खाड़ी से माना जाता है या फिर आंशिक रूप से अरब सागर में इसका खंडित विस्तार है? तो अरब सागर में खंडित विस्तार है। जैसे मैंने बताया ना, डिसकंटिन्यूस अरावली जो विखंडित गैपिंग के साथ है वो अरब सागर की तरफ है। कंटिन्यूस अरावली वो खेड़ बर्मा से दिल्ली के बीच में। तो हम अरावली का जो अध्ययन एक एज ए माउंटेन के रूप में जो करते हैं वो हम खेड़ बर्मा से दिल्ली के रूप में ही करते हैं। अब यहाँ मिनिकोई द्वीप से लेकर अगर अरावली को आप काउंट करना स्टार्ट करो, अरावली की लंबाई मिलेगी आपको 1500 किलोमीटर से भी ज़्यादा। लेकिन अरावली की इंडियन ज्योग्राफी में भी लंबाई कितनी दी हुई है? लगभग 700 किलोमीटर। राजस्थान ज्योग्राफी में इसलिए फैक्ट फिक्स लिखा जाता है क्योंकि राजस्थान के अंदर इसका हिस्सा ज़्यादा है। तो राजस्थान ज्योग्राफी में लिखा जाता है कि टोटल जो अरावली है वो 692 है और उसमें से 550 किलोमीटर हमारे पास। बाकी इंडियन ज्योग्राफी वाली बुक्स में ये डेटा नहीं मिलता आपको, वहाँ अप्रोक्सीमेट वाला ही मिलता है, लगभग 700 किलोमीटर। अदर जो माउंटेन्स हैं वो भी लगभग राउंड ऑफ में ही मिलते हैं। वेस्टर्न घाट जैसे 1500-1600 किलोमीटर, ईस्टर्न घाट जो भी आपके 1200-1300 किलोमीटर डिस्टेंस, विंध्यन के डेटा भी आपको इसी तरीके से मिलेंगे, 1200 किलोमीटर, 900 किलोमीटर। इसका मीनिंग है उनको राउंड ऑफ में लिखते हैं वो डेटाज को। तो अरावली का जो इंट्रोडक्शन पॉइंट है, यानी ओल्डेस्ट फोल्डेड एंड रेजिडुअल माउंटेन, अवशिष्ट पर्वतमाला। फिर इसी साथ कि ओल्डेस्ट है तो निर्माण काल कौन सा था? प्री कैम्ब्रियन एज। फिर अरावली में नेक्स्ट पॉइंट था इसका एक्सटेंशन या विस्तार। तो विस्तार में हमने डेटाज की बात की। अरावली की टोटल लेंथ 692, राजस्थान के अकॉर्डिंग 550, 80% राजस्थान के पास, और एक एवरेज हाइट अरावली की 930 मीटर। ये मीटर में डेटा था, बाकी ये किलोमीटर में थे। फिर अरावली के विस्तार के साथ हमने एक फैक्चुअल पॉइंट और लिया, डायरेक्शन। तो अरावली की दिशा कुछ इस तरीके से है। इसको अगर आप डिवाइड करके देखोगे तो फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, नैऋत्य से ईशान की ओर।
तो यहाँ राजस्थान में जो एंट्री पॉइंट है वो है सिरोही खेड़ बर्मा, और यहाँ जो एग्जिट पॉइंट है वो झुंझुनू खेतड़ी। जबकि अरावली कंप्लीट को देखें, खेड़ बर्मा गुजरात से लेके रायसीना हिल्स दिल्ली तक। अब इसके बाद में जैसे डेजर्ट का हमने स्टडी अध्ययन किया था, हालांकि मरुस्थल में हमने एक पॉइंट और एक्स्ट्रा किया था, स्लोप ऑफ डेजर्ट मरुस्थल का ढाल। वो ढाल अरावली में हमें कवर नहीं करना है। कारण, क्योंकि माउंटेन्स के ढाल चारों तरफ होते हैं, बताया था आपको। जैसे फॉर एग्जांपल अरावली के दक्षिणी भाग में बारिश हो तो दक्षिणी भाग में होगी तो पहाड़ी के इस फेस पे वर्षा होगी जो सदन के सामने होगा, तो ड्रेनेज सदन की तरफ एक्टिव होगा। फिर अरावली के पश्चिमी भाग से मानसून आ रहा है और किसी पहाड़ी से टकरा रहा है, तो इसका मीनिंग पहाड़ी के वेस्टर्न पार्ट पे बारिश हो रही है, तो ड्रेनेज सिस्टम वेस्ट की तरफ एक्टिव होगा। फिर अरावली के ईस्टर्न पार्ट में इस साइड में हिल्स वगैरह है, उस पर इस साइड से ह्यूमिडिटी आ गई, तो अरावली का ईस्टर्न पार्ट है, वहाँ से ड्रेनेज सिस्टम एक्टिव होगा और नदी ईस्ट में जाएगी। खंडेला के आसपास की पहाड़ियों पे बारिश हो रही है तो नदी ऊपर की ओर जाएगी, झुंझुनू चूरू के बॉर्डर की तरफ जाएगी। तो अरावली से अगर आप स्लोप या ढाल देखते हो तो चारों तरफ होते हैं, और फिर भी समझ में नहीं आए तो लोटा लेके अपने सर में डालना, वो किधर गया वो देखना, क्यों वो चारों तरफ गया है। तो सेम ऐसा ही है कि माउंटेन्स के ऊपर जब बारिश होती है तो जिस साइड का स्लोप मिलेगा उस साइड में पानी निकल जाएगा, और माउंटेन्स पे स्लोप चारों तरफ ही होते हैं। तो अरावली का कोई फिक्स ढाल क्यों नहीं लिखा जाता, समझ में आ गया? नहीं आया तो प्रैक्टिकल करना आप फिर। क्योंकि अरावली के सदन में जाने वाली नदियों में बेस्ट एग्जांपल आता है साबरमती, उदयपुर की पहाड़ियों से गुजरात की ओर एंट्री। वेस्ट की ओर जाने वाली प्रमुख नदी का एग्जांपल आता है लूणी। नॉर्थ की तरफ चलने वाली प्रमुख नदी का एग्जांपल आता है कांतली। ईस्ट की ओर चलने वाली नदियां अगर राजसमंद से अगर हम देखें तो यहां से आती है बनास, और जयपुर से अगर आप देखें तो इसका बेस्ट एग्जांपल है बाणगंगा, यानी जो कोटपुतली बैरोड से निकलती है वो ईस्ट की तरफ जाती है यमुना की तरफ। तो अरावली के अंदर जो ड्रेनेज सिस्टम है, यानी जो नदियां है वो चारों तरफ है। तो इसका नहीं, ये स्लोप वाला पार्ट इसमें कवर नहीं करते अपन। इसमें नेक्स्ट लिखे अरावली का अध्ययन, स्टडी ऑफ अरावली। नेक्स्ट पॉइंट अध्ययन। डायरेक्ट अध्ययन लिखोगे तो भी मीनिंग वही है, क्योंकि हेडिंग अपने ऊपर लिखी हुई है अरावली, या पूरा लिखो तो अरावली का अध्ययन, स्टडी ऑफ अरावली। जब मरुस्थल का अपन ने अध्ययन किया तो मरुस्थल को कितने भागों में डिवाइड किया था? डेजर्ट के हमने दो पार्ट्स में डिवाइडेशन देखे थे कि अरावली का एक हिस्सा तो डेजर्ट का एक हिस्सा तो था हमारा एरिड यानी शुष्क मरुस्थल या राठी प्रदेश, और दूसरा हिस्सा जो 25 से 50 सेंटीमीटर ये था अपना सेमी एरिड अर्ध शुष्क मरुस्थल। अरावली को अध्ययन की दृष्टि से राजस्थान में 3 भागों में बांटा गया है, क्योंकि अब जो हम अध्ययन करेंगे वो स्टडी करेंगे वो अरावली जो राजस्थान के अंदर, यानी हम अब अध्ययन करेंगे सिरोही से लेके और खेतड़ी झुंझुनू तक। क्या मैंने राजस्थान के मरुस्थल के अंदर गुजरात के मरुस्थल की विशेषताएं लिखवाई थी क्या? नहीं लिखवाई, क्योंकि अपना रीजनल ज्योग्राफी चल रहा है, अपना राजस्थान का ज्योग्राफी चल रहा है, ना कि भारत का भूगोल। तो अरावली के बारे में अब वो जानकारियां जो गुजरात की तरफ है वो गुजरात के भूगोल में पढ़ी जाती। हरियाणा और दिल्ली है इस साइड में ज्योग्राफी, अगर कोई रीजनल ज्योग्राफी चलती है तो उस ज्योग्राफी में पढ़ा जाएगा। अब अध्ययन जो किया जाएगा वो यहाँ से यहाँ तक का, और इसके अकॉर्डिंग अरावली को अध्ययन के अकॉर्डिंग कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। तो 3 भागों में बांटने के लिए अपने को, जैसे ये पॉइंट अपने को पता है कौन सा राजस्थान वाला, सिरोही पॉइंट, साउथ पार्ट है ना सिरोही, और फिर ये वाला पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट है झुंझुनू। और ये लगभग आपको आइडिया है भी, इतनी मूर्खता तो मेरे हिसाब से नहीं हो सकती कि हम यहाँ झुंझुनू को मान बैठे, क्योंकि झुंझुनू गुजरात की सीमा पे नहीं आता। झुंझुनू शेखावाटी और शेखावाटी हरियाणा बॉर्डर पे है। हरियाणा बॉर्डर वाले जिलों में मैंने एक टाइटल लिखवाया था शेखावाटी, और उसके आगे तीनों जिले लिखवाए थे चूरू, झुंझुनू, सीकर। तो इसका मीनिंग झुंझुनू का जो लोकेशन है वो हरियाणा बॉर्डर की तरफ, इसका मीनिंग ये सिरोही हो गया और ये झुंझुनू हो गया। अब इस अरावली को डिवाइड करना है 3 भागों में, तो कितने पॉइंट और चाहिए अपने को? 1 पॉइंट से 3 भाग कैसे हुए बताओ? 2 पॉइंट चाहिए। तो ये जो पॉइंट है ऊपर वाला, ये पॉइंट वो है जहां अभी अपन बैठे, जयपुर, स्प्रिंग बोर्ड नहीं जयपुर। तो ये जयपुर पॉइंट, और ये सदन वाला पॉइंट है अपना, ये पॉइंट है राजसमंद।
तो इसका मीनिंग ये हुआ कि झुंझुनू से जयपुर के बीच की अरावली जो है उसको कहा जाता है नदन अरावली। उत्तर की तरफ है तो उत्तरी अरावली, दक्षिणी अरावली, सेंट्रल और मिड अरावली, केंद्रीय या मध्य अरावली। तो जयपुर से राजसमंद के बीच में जो अरावली है वो मेन अजमेर के अंदर है। अब अजमेर के साथ एक अलग हुआ पार्ट ये भी काउंट होता है ब्यावर। एक अजमेर का ईस्टर्न पार्ट है टोंक, जो जयपुर का सदर्न पार्ट, तो आंशिक टोंक में भी मानी जाती है, यानी जो अपने बिसलपुर बांध वगैरह है उसके आसपास की जो पहाड़ियां वो अरावली का ही पार्ट है। तो इसका मीनिंग है सेंट्रल अरावली है उसको रट लो ठीक से, कि अजमेर में अलग हुए जिले ब्यावर में और उसके पड़ोसी टोंक में। उससे आपको आइडिया लग जाएगा, क्योंकि आजकल ये पूछते हैं उत्तरी अरावली के जिले कौन से हैं। तो अपने को ये तो आइडिया है मैप के अंदर कि अगर ये हिस्सा अजमेर का पार्ट, टोंक का पार्ट और ब्यावर का पार्ट, ये आपने ठीक से रट लिया कि मध्य अरावली के पार्ट, तो अब अपने को आइडिया लग जाएगा जयपुर आ गया तो उसको नॉर्थ अरावली में कंसिडर किया जाता है जयपुर को। फिर जयपुर के ईस्ट वाला अगर दौसा आ गया तो दौसा भी नॉर्थ अरावली में काउंट होगा। जयपुर के ऊपर की तरफ चलेंगे तो शेखावाटी जिले सीकर और उसके ऊपर झुंझुनू, तो ये उत्तरी अरावली के पार्ट में काउंट होंगे। अब जयपुर से कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड ये उत्तरी अरावली में काउंट होगा। खैरतल तिजारा या भरतहरी नगर ये उत्तरी अरावली में काउंट होगा। ये जिससे अलग हटा अलवर, अलवर उत्तरी अरावली में काउंट होगा। तो इन जिलों का आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि कोटपुतली बहरोड किस ओर है। तो कोटपुतली बहरोड दिल्ली की तरफ है, अलवर के पास में है। और खैरतल तिजारा, तो खैरतल तिजारा अलवर से अलग हुआ था, हरियाणा के सीमावर्ती जिलों में नाम लिखे हुए हैं सब ये। तो इसका मीनिंग अगर सीमाओं का स्टेटस आपको पता है तो लगभग आपको आइडिया लग जाएगा। ये सारे समस्या इन एक दो जिलों में आ सकती है कि हम जयपुर को किस में माने, जयपुर उत्तरी अरावली। मीनिंग ये अपने को याद ही नहीं करने, अपने तो ये तीन रट लो। इनसे ऊपर वाले जितने भी जिले वो किसका पार्ट होंगे, नॉर्थ अरावली का। और अजमेर, ब्यावर और टोंक इनको छोड़ के बाकी जितने भी जिले होंगे इसमें नीचे वाले वो सदर्न अरावली या साउथ अरावली का पार्ट होंगे। जैसे यहाँ राजसमंद से नीचे, ये राजसमंद भी खुद साउथ अरावली का पार्ट है। फिर राजसमंद से आप नीचे की ओर गए उदयपुर, ये दक्षिणी अरावली का पार्ट। उदयपुर से नीचे की ओर गए डूंगरपुर, ये दक्षिणी अरावली। उदयपुर से साउथ ईस्ट पार्ट अलग हुआ है सलूम्बर, तो सलूम्बर दक्षिणी अरावली का पार्ट। इस साइड में आप ब्यावर से पश्चिम की ओर चलते हो तो यहाँ पाली, पाली दक्षिणी अरावली में। पाली से नीचे की ओर आ रहे हो सिरोही दक्षिणी अरावली। सदन में क्या अरावली की चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, तो सदन में अरावली को फिर से दो भागों में डिवाइड किया जाता है। तो इसका मीनिंग ये नहीं कि अरावली के चार भाग हैं। ऐसे तो डेजर्ट को भी हमने कई भागों में डिवाइड किया है। डेजर्ट के मेन डिवीजन कितने थे, दो, एरिड और सेमी एरिड। फिर उनमें सब डिवीजन कितने भी हो सकते हैं। तो ऐसे अरावली का सदर्न पार्ट है, उसके भी दो डिवीजन वापस किए जाते हैं। तो इसका मीनिंग वो अरावली का सब डिवीजन है, मेन डिवीजन नहीं। मेन डिवीजन तो इसके तीन ही माने गए। तो इसका इधर वाला जो डिवीजन माना गया है, भाग जो माना गया है, वो माना गया है मेवाड़ अरावली। क्योंकि जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपका उदयपुर, राजसमंद, सलूम्बर, डूंगरपुर, ये इतिहास आपका कहलाता है मेवाड़ का इतिहास। और ये वाले जो जिले आते हैं पश्चिम वाले, वे ये वैसे तो मारवाड़ में आते हैं, लेकिन इस अरावली को नाम दिया जाता है आबू अरावली। यानी जो सिरोही से आबू की ओर जाएगी वो आबू अरावली या आबुर्दा अरावली, और इसको नाम दिया जाता है मेवाड़ अरावली। तो दक्षिणी अरावली को अध्ययन की दृष्टि से पुनः दो भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक आबू अरावली पार्ट सिरोही एंड पाली में है और दूसरा मेवाड़ अरावली। तो मेवाड़ वाले जिले जो लगभग हिस्ट्री पढ़ने पे सामने आ जाएंगे आपके। तो एग्जामिनर आजकल इस तरीके के ऑप्शन देने लग गया है कि ये कई बार क्या होता है कि ये चीज़ें हैं ये नोट्सों में लिखवाई नहीं जाती, लेकिन ये लिखवा दिया जाता है आपको कि जयपुर से राजसमंद के मध्य की अरावली को केंद्रीय अरावली कहा जाता है, जिसके मुख्य जिले अजमेर, टोंक और ब्यावर हैं। तो मध्य जब बता दिए जाते हैं तो बाद में नदन का अपने को आइडिया लग जाता है। अब जैसे इन तीनों पार्ट को या इन ग्रुप्स को अगर हम लेना स्टार्ट करें तो यहाँ नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ अरावली का एरिया भी थोड़ा ज़्यादा आता है। सेंटर के अंदर मेन जो जिला है वो अजमेर ही है। हालांकि अब अलग होकर एक ब्यावर भी हो गया, दो काउंटिंग में आ गए, और एक आंशिक भाग टोंक का भी है। तो इसका मीनिंग मध्य अरावली में मुख्य जिला कौन सा था, अजमेर। अब ब्यावर के कारण ब्यावर भी आ गया है, और पार्शियली पार्ट ऑफ टोंक, टोंक का आंशिक भाग। तो सेंट्रल अरावली वाला जो पार्ट है वो कम एरिया में फैला हुआ है, और फिर सदर्न वाला तो सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। तो जब हम तीनों के अंदर स्टडी करते थे तो जनरली कहा जाता था अजमेर अरावली न्यूनतम है, क्योंकि सेंट्रल अरावली को अजमेर अरावली माना गया है। इसको कहते भी हैं सेंट्रल अरावली को मेरवाड़ा अरावली कहा जाता है। और ऐतिहासिक तौर पे ये मेरवाड़ा टाइटल किसके साथ, रास्ता में एकीकरण पढ़ोगे तब ये शब्द पढ़ोगे आप अजमेर के साथ।
तो मेरवाड़ा अरावली किस अरावली को कहा जाता है? मध्य अरावली को। केंद्रीय अरावली को मेरवाड़ा अरावली कहा जाता है। इसका मीनिंग मुख्यतः अजमेर अरावली का हिस्सा ही है। तो तीनों हिस्से में से कम हिस्सा माना गया अजमेर की तरफ, यानी केंद्रीय अरावली का हिस्सा। तो वास्तव में कम अरावली अजमेर में नहीं है, कम अरावली तो वहां है जहां अरावली है ही नहीं। राजस्थान के 33 जिलों में से अरावली का विस्तार अधिकतम कितने जिलों में? तो अरावली तो न्यूनतम उन 20 जिलों में है ना जहां अरावली है भी नहीं। तो इसका मीनिंग यहाँ वो नहीं है। आप अजमेर में जाके देखो अरावली कम दिखाई देती है, कहीं कम नहीं दिखाई देगी अरावली। और भी बहुत सारे जिले जहां अरावली आपको दिख रही है वहां अरावली अजमेर से भी कम है। तो यहाँ अजमेर में अरावली किस सेंस में बोली गई है? तीनों ग्रुप के अकॉर्डिंग बोली गई है कि नॉर्थ ग्रुप है उसके सारे जिलों को काउंट करके नॉर्थ ग्रुप अलग बोला गया है, मिड ग्रुप अजमेर ग्रुप बोला गया, सेंट्रल अरावली यानी अजमेर मेरवाड़ा अरावली, और एक सदर्न अरावली आपके अलग बोली गई। इसका मीनिंग सदर्न अरावली को ये सब रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इन तीनों ग्रुप में से किसी ने पूछा कि कौन सा ग्रुप अरावली का कम है, छोटा कम फैला हुआ पार्ट है, तो अपना आंसर आता है कि अजमेर अरावली कम फैली हुई है। तो जनरली ये ट्रेंड में आ गया कि अरावली अजमेर में न्यूनतम है। बाकी अगर जिलों के स्टेटस में देखा जाए तो अजमेर में अरावली कम नहीं है, लेकिन ये गलत लाइन लिखी जाती है और ये गलत ट्रेंड में आ गई, तो अपने को भी कम अजमेर में ही माननी है। अब इन तीनों के अंदर अगर हम एक एवरेज हाइट देखें तो नॉर्थ अरावली में एक सबसे ऊंची चोटी आती है सीकर में रघुनाथगढ़, 1055 मीटर हाइट है उसकी। मिड अरावली के अंदर ऊंची चोटी आती है ब्यावर की तरफ टोडगढ़ 934, और अजमेर की तरफ एक चोटी आती है 873 तारागढ़। हालांकि कुछ जगह बीच में ट्रेंड ये चला था कि टोडगढ़ ऑप्शन में नहीं दिया जाता, फिर पूछा जाता मध्य अरावली की ऊंची चोटी कौन सी है निम्नलिखित में से, जो ऑप्शन दिए गए उसमें से, तो उसमें से आंसर मानते थे तारागढ़। फिर बुक्स ने ये लिखने का ट्रेंड अपनाया कि मध्य अरावली की ऊंची चोटी तारागढ़। अब ये तो भला हुआ अधीनस्थ बोर्ड का कि वापस से इस लाइन को इन्होंने ठीक करना स्टार्ट किया है, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड ने वापस से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया और उसमें उन्होंने प्रेजेंट किया ऑप्शन में टोडगढ़ को, टोडगढ़ यानी दूर मराइमजी चोटी को, गोरमजी चोटी को, नाम बहुत सारे हैं उसके। बाकी जो टोडगढ़ वाला हाइट है वो 934 873 से ज़्यादा है। तो हाईएस्ट पीक मिड अरावली में 934 से, और सबसे हाईएस्ट पॉइंट अरावली का सिरोही में गुरु शिखर माना जाता है जो 1722 मीटर है। तो अब तीनों एरिया के अंदर अपन देखें डेटाज को तो 1500 प्लस डेटा है, 1000 प्लस डेटा है, लेस देन 1000 से भी कम है। तो इसका मीनिंग अरावली का कम विस्तार और कम ऊंचाई किस एरिया में मानी गई है? अजमेर। तो कम हाइट भी बोली गई है अजमेर में, बाकी कम हाइट नहीं है, खूब हाइट है अजमेर की तरफ भी। लेकिन ये ट्रेंड में अब अरावली का मैक्सिमम ज्योग्राफिकल एरिया किस जिले में ज्यादा है? उदयपुर जिले में, जहां इसमें माइंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि अरावली में माइंस वहां अधिक होंगे जहां अरावली ज्यादा होगी। तो अरावली का ज्योग्राफिकल एरिया किसके पास ज्यादा है? उदयपुर के पास ज्यादा है। अरावली की हाइट सबसे ज्यादा किसके पास है? सिरोही के पास। तो जब मैक्सिमम के ऊपर आते हैं अपन बात, तो दोनों डेटा अलग अलग होते हैं। मैक्सिमम एरिया ऑफ अरावली उदयपुर, मैक्सिमम हाइट ऑफ अरावली आंसर रहेगा सिरोही, और मिनिमम के दोनों डेटा अजमेर के पास है कि मिनिमम अरावली, न्यूनतम अरावली अजमेर के पास, मिनिमम हाइट ऑफ अरावली, तब भी आंसर अजमेर रहेगा। तो न्यूनतम वाले मिनिमम वाले दोनों डेटा का आंसर अजमेर, और मैक्सिमम वाले दोनों डेटा का आंसर अलग अलग रहेगा। एरिया पे बात हो रही है, अरावली अधिक कहाँ पर है? उदयपुर में, जहाँ माइनिंग एरिया ज़्यादा है। और अरावली की हाइट सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो हाइट हमें पता है सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, और गुरु शिखर कहाँ पर है? सिरोही के अंदर। गुरु शिखर ये नहीं, अरावली की 5 ऊंची चोटियों में से 4 चोटियाँ सिरोही के पास हैं। एक नंबर 4 वाली एक चोटी आएगी जरगा, जो उदयपुर के पास है। तो इसका मीनिंग टॉप 5 में से स्टार्टिंग की 3 और एक 5वीं रैंक, यानी टोटल 5 में से 4 हाईएस्ट रैंक किसके पास है? सिरोही। तो इसका मीनिंग अरावली की एवरेज हाइट सबसे ज्यादा किस जिले में है? सिरोही के अंदर। तो अब इसमें लिखेगा अध्ययन की दृष्टि से अरावली को 3 भागों में बांटा गया है। अकॉर्डिंग टू स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू, अरावली इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अकॉर्डिंग टू स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू, अध्ययन की दृष्टि से अरावली को 3 भागों में बांटा गया है। अध्ययन की दृष्टि से अरावली को 3 भागों में बांटा गया। अकॉर्डिंग टू स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू, अरावली इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स या 3 डिविजन्स। तो इनके इसके जो 3 डिवीजन या 3 भाग जो किए गए हैं, ये नॉर्थ वाला पॉइंट कौन सा आएगा?
झुंझुनू, सदन वाला पॉइंट, तो डेफिनेशन तो देखो बहुत इजी है इसमें। जहां डेफिनेशन में अगर झुंझुनू आ गया तब आप समझ जाओगे उत्तरी अरावली आ गई, यानी झुंझुनू और जयपुर के बीच वाली यानी J2J वाली अरावली कौन सी है? उत्तरी अरावली। और जब सिरोही आ गया तब आप समझ जाओगे सदन अरावली आ गई, और ना झुंझुनू है और ना सिरोही आई तब समझ जाना मध्य अरावली आ गई फिर। तो ये झुंझुनू पॉइंट, ये आ गया जयपुर, और ये है राजसमंद। अब अरावली का जो हाईएस्ट, नॉर्थ अरावली का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो रघुनाथगढ़ सीकर की तरफ। उत्तरी अरावली की जो ऊंची चोटी है वो कौन सी है? रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ की हाइट है 1055 1055 मीटर। फिर मध्य अरावली की तरफ आते हैं तो मध्य अरावली के अंदर एक तो ब्यावर की तरफ का डेटा आता है टोटगढ़, और एक अजमेर की तरफ आता है तारागढ़। यानी मध्य अरावली हाईएस्ट पॉइंट है TNT पॉइंट। TNT पॉइंट यानी T टोटगढ़ और T तारागढ़। टोटगढ़, और ये अजमेर के सिटी की तरफ जो फोर्ट वाला हिस्सा आता है ना तारागढ़ फोर्ट, वो है तारागढ़। तो तारागढ़ फोर्ट के कारण इसका नाम तारागढ़ ही रखा हुआ है, तारागढ़ पहाड़ी। ये अजमेर में इस तरीके से हैं, ब्यावर की तरफ जाती हुई पहाड़ियाँ टोटगढ़ है, सिटी की पहाड़ियाँ तारागढ़ हैं, और अजमेर के पश्चिम की पहाड़ियाँ सर्पिलाकार हैं जिनको हम कहते हैं नाग पहाड़ी। तो अजमेर में इस तरीके से पहाड़ियों का ग्रुप है, तारागढ़ पहाड़ियाँ, टोटगढ़ पहाड़ियाँ, नाग पहाड़ियाँ। ये 900 प्लस चलती हैं, ये 800 प्लस चलती है, ये 700 प्लस चलती है। नाग पहाड़ी 795, ये 873, ये 973। 700 प्लस, 800 प्लस, 900 प्लस, यानी हम अजमेर पश्चिम से और नीचे की ओर क्लॉकवाइज चलें तो इनकी हाइट कंटिन्यूस नीचे की तरफ बढ़ती है। 700, 800, 900 प्लस। तो ये वाली इन दोनों में कंपैरिजन करें तो ये 934 मीटर ज़्यादा हाइट, जबकि तारागढ़ 873। फैक्ट भले ही मत लिखो, बाद में लिख लेंगे, नाम ही लिख दो तारागढ़ और टोटगढ़। टोटगढ़ हाइट वाला और उससे कम हाइट वाला तारागढ़। और पूरे कंप्लीट अरावली में से अगर देखें तो सबसे ऊंचा हिस्सा सिरोही का है, गुरु शिखर। गुरु शिखर 1722 मीटर। यस, हाँ, सिक्कर की पहाड़ियाँ, झुंझुनू की जितनी भी पहाड़ियाँ सारी अरावली का ही पार्ट। हाँ, वो अलग है, वो वॉल्केनिक इरप्शन ज्वालामुखी उद्गार से बनी हुई अलग पहाड़ियाँ हैं वो। हाँ, उनका निर्माण काल बाद का, अरावली के बाद की पहाड़ियाँ हैं वो। अब जैसलमेर की पहाड़ियाँ, तो जैसलमेर की पहाड़ियाँ अलग हैं। अब जैसे जैसे अरावली से हम सिरोही से आउट जाना स्टार्ट करते हैं, सिरोही से आउट यानी बाहर की तरफ, जालौर की पहाड़ियाँ, तो जालौर की पहाड़ियाँ वास्तव में अरावली का हिस्सा नहीं है। बाड़मेर की पहाड़ियाँ, तो बाड़मेर और जालौर की पहाड़ियों का जो निर्माण है वो एक तरीके से हुआ है कि इन दोनों ही पहाड़ियों के अंदर ग्रेनाइट रॉक्स, ग्रेनाइट चट्टानें, और इसके साथ एक चट्टान और आती है रायोलाइट रॉक्स, रायोलाइट चट्टानें। तो ग्रेनाइट और रायोलाइट चट्टानें इनमें ज़्यादा पाई जाती है। तो ये पहाड़ियाँ अलग काउंट होती हैं अपने। जो
अपर्दन के कारण मरुस्थल में छोटी पहाड़ियों के रूप में बचे हैं, जिसको हमने लिखा था इंसेलबर्ग। तो लूनी बेसिन में जो इंसेलबर्ग की पहाड़ियां हैं वो ये हैं, बालोतरा, बाड़मेर, जालोर, वहां की पहाड़ियां हैं वो। तो अब ये वाला जो पार्ट अरावली के 3 हिस्से हैं, तो उसमें ये झुंझुनू से जयपुर वाला जो पार्ट है ये अपने लिए उत्तरी अरावली, नॉर्थ या नदर्न अरावली। फिर जयपुर से और राजसमंद के बीच वाला जो हिस्सा है ये वाला पार्ट, ये मध्य या केंद्रीय अरावली। मिड और सेंट्रल अरावली। इसके बाद में जो बचा हुआ अरावली का लास्ट पार्ट, राजसमंद से और इधर सिरोही वाला पॉइंट, वो दक्षिणी अरावली। तो अरावली के इस डायग्राम को देख के भी हमें समझ में आता है कि ऊपर की तरफ है वो उत्तरी अरावली, नीचे की तरफ वो दक्षिणी, और जो बीच में आ रही है वो सेंट्रल अरावली। तो इसमें रटने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर में है उत्तरी, दक्षिण में है दक्षिणी, बीच में रह गई वो केंद्रीय। उसको मिड या सेंट्रल अरावली, या जब हम आगे डेफिनेशन लिखेंगे तो उसको मेरवाड़ा अरावली भी लिखेंगे, क्योंकि उसका मेन विस्तार अजमेर में है। तो मुख्यतः जो चौहान डायनेस्टी का जो एरिया है, जिसको ऐतिहासिक तौर पे क्या कहा जाता था, शपादलक्ष, और बाद में टाइटल इसमें अजमेर शब्द के साथ मेरवाड़ा। तो मुख्यतः राणा सिसोदियाओं का एरिया इसके नीचे की तरफ है, वो मेवाड़ है। मुख्यतः राठौड़ वंश है वो इसके पश्चिम में है, जो मारवाड़ है। और जो मुख्यतः अरावली के सेंटर में था वो मेरवाड़ा था। तो मारवाड़, मेरवाड़ा और मेवाड़, तो ये शब्द वैसे ऐतिहासिक शब्द हैं, हिस्ट्री पढ़ोगे उसमें आएंगे आपके। अब इसमें हेडिंग लीजिए फर्स्ट, उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली का एक्सटेंशन या विस्तार, तो विस्तार कहां से कहां तक, झुंझुनू टू जयपुर, झुंझुनू से जयपुर। हाईएस्ट पीक, सर्वोच्च चोटी, तो सर्वोच्च चोटी रघुनाथगढ़। डिस्ट्रिक्ट कौन सा था उसका, सीकर, 1055 मीटर। एरिया लिख दो, चाहे ज्योग्राफिकल एरिया लिख दो। ज्योग्राफिकल एरिया इसमें एक तो झुंझुनू, सीकर, फिर जयपुर के पास के एरिया में जयपुर, जयपुर से अलग हुआ कोटपुतली बहरोड, फिर खेरतल, तिजारा, अलवर, और एक जयपुर के ईस्ट का डिस्ट्रिक्ट दौसा। ये सारा इसका ज्योग्राफिकल एरिया है। तो ये तो विस्तार वाला, डेफिनेशन वाला एरिया है कि जयपुर से, झुंझुनू से जयपुर के बीच वाली अरावली उत्तरी अरावली, कि नॉर्थ अरावली कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंट फैली हुई है, तो झुंझुनू से जयपुर के बीच में फैली हुई है। उसमें हाईएस्ट पॉइंट, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हाईएस्ट पीक इसके रघुनाथगढ़ सीकर, 1055 मीटर, जो ब्रैकेट में लिखा है 1055 मीटर सीकर। और इसका जो ज्योग्राफिकल एरिया, उस ज्योग्राफिकल एरिया में एक तो तोरावाटी एरिया, मीनिंग कैचमेंट एरिया ऑफ कांतली, झुंझुनू सीकर, फिर जयपुर, और जयपुर से अलग हुए डिस्ट्रिक्ट में कोटपुतली बहरोड,
खेरथल तिजारा यानी KB एंड KT, कोटपुतली बहरोड, खेरथल तिजारा, अलवर एंड दौसा। अब इसमें आ जाए कि उत्तरी अरावली का हिस्सा कौन सा नहीं है। खेरथल तिजारा, दौसा डिस्ट्रिक्ट, जयपुर जिला और ब्यावर जिला। ब्यावर काउंट नहीं होगा, ब्यावर मध्य अरावली। इसका मीनिंग है सारे रटने के बजाय मध्य अरावली के रट लो आप, उससे आइडिया लग जाएगा कि उसके ऊपर वाले वो सारे नॉर्थ में काउंट होंगे और उनके नीचे वाले वो सारे साउथ में काउंट होंगे। तो ये एक अप्लाइड क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि कौन सा उत्तरी अरावली का हिस्सा है। तो ये ध्यान देना कि अजमेर, ब्यावर, टोंक से ऊपर होना चाहिए जिला। जैसे पहले ऐसे ऑप्शन दिए हुए हैं एग्जाम में, जैसे एक दिया गया था पाली, तो पाली तो अपने को पता है ब्यावर के भी बाद में आएगा, पाली सिरोही के पास में आएगा। फिर एक ऑप्शन दिया गया था जालोर, तो जालोर तो सिरोही के पश्चिम में है। फिर एक ऑप्शन दिया गया अजमेर, तो अजमेर मध्य अरावली वाले हिस्से को अजमेरी कहते हैं, मेरवाड़ा अरावली। और एक ऑप्शन दिया गया था दौसा, और फिर पूछा गया था उत्तरी अरावली का हिस्सा कौन सा है। तो हम अजमेर से डिसाइड करना स्टार्ट करते हैं कि अजमेर से मध्य अरावली की तरफ है, फिर वहां से जालोर नीचे की तरफ है, पाली भी नीचे की तरफ है, सिर्फ एक दौसा ऐसा था जो पूर्व की तरफ आगे की ओर था। तो इसका मीनिंग है दौसा आंसर था उसमें। नेक्स्ट लिखिए मिड और सेंट्रल अरावली, मध्य या केंद्रीय अरावली। मिड और सेंट्रल अरावली, मध्य या केंद्रीय अरावली, मध्य या केंद्रीय अरावली। इसमें भी वही है एक्सटेंशन या विस्तार। तो विस्तार में लिखने में तो हम लिखते हैं जयपुर टू राजसमंद, जयपुर से राजसमंद। जयपुर से राजसमंद के मध्य। तो इसमें लिखना है एक्सटेंड बिटवीन जयपुर एंड राजसमंद, जयपुर राजसमंद के मध्य। इसका मीनिंग जयपुर नॉर्थ अरावली में भी शब्द यूज हुआ है, यहाँ पे भी यूज हुआ है, लेकिन वास्तव में ये जयपुर में नहीं मानी जाएगी, क्योंकि इसके जिले हम लास्ट में लिखेंगे कि एरिया इसमें किसको लिया है, अजमेर, ब्यावर और टोंक। तो सिर्फ जयपुर और राजसमंद तो इंडिकेशन पॉइंट है इसमें बताने के लिए कि जो जयपुर और राजसमंद के बीच का ज्योग्राफिकल जो एरिया आ रहा है वो मुख्यतः मध्य अरावली का हिस्सा वो रहेगा। तो ये जयपुर से राजसमंद के मध्य, तो एक्सटेंड बिटवीन जयपुर एंड राजसमंद। हाईएस्ट पीक, सर्वोच्च चोटी इसमें अपने तीनों लिख लेना जो इंपॉर्टेंट है। टोडगढ़, ऑप्शन में नहीं हो तो तारागढ़, दोनों ही ऑप्शन में नहीं हो तो नाग हिल्स, नाग पहाड़ियाँ। ये मध्य अरावली की अजमेर के पश्चिम में सर्पिलाकार अरावली होती है, यानी अरावली जहाँ इस तरीके से फैली हुई होती है, एक साथ सामने तो विजिबल होती ही नहीं है माउंटेन। सैटेलाइट से देखते हैं तब समझ में आता है कि यहाँ पे अजमेर की तरफ पश्चिम में सर्पिलाकार अरावली है, जैसे कोई सरफ की तरह फैला हुआ है, लाइक ए स्नेक शेप। तो इस कारण इसको यहाँ अरावली के पश्चिम की पहाड़ियों को टाइटल क्या दिया गया है, नाग। जहाँ से पश्चिम में बारिश होने पर एक नदी ओरिजिनेट होती है, लूनी, तो लूनी का उद्गम स्थान भी है। नाग हिल सभी बताई थी 700+, तारागढ़ 800+ और टोडगढ़ 900+। 800, 900, ये 900 वाली 34 पे, 800 वाली 73 पे और 700 वाली 95 पे। तो फिक्स डेटा नहीं, राउंड ऑफ में याद रखो। 900+, 800+, 700+। 900+ 34, 800 वाले 73,
700 वाला 95। लोकेशन इनका के ब्रैकेट में लिख देना। टोटगढ़ कहाँ पे है? ये ब्यावर में है। बाकी नीचे वाले दोनों अजमेर। टोंक में भी चाहे टोंक के लिख देना। अब फैली हुई है तो चाहे आंशिक टोंक हो चाहे टोंक हो, मीनिंग एक ही। तो अजमेर, ब्यावर एंड टोंक। सर नाहरगढ़ अरावली श्रेणी में आता है क्या? नहीं, हिमालय में आता है। भाई आपको बता रहे हैं जयपुर में कौन सी अरावली है? जयपुर उत्तरी अरावली में है क्या? तो जयपुर ये पहाड़ी किस में आएंगी? अरावली में ही आएंगी। देखो सब्जेक्ट जो थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट कर दिया उसमें एक कॉमन सेंस वाली चीजें वो अपने में आनी चाहिए, और कॉमन सेंस नहीं होता तब इंसान नॉनसेंस होता है। तो कॉमन सेंस होना चाहिए। तुम तो वो बात कर रहे हो जो आजकल चल रहा है ना, ये 10 रुपए वाला बिस्किट कितने में मिलेगा? दक्षिणी अरावली। अच्छा, ये मिड वाली जो अरावली अपने लिखी थी इसमें आगे ब्रैकेट में ये और लिख देना मेरवाड़ा अरावली। मेरवाड़ा अरावली ब्रैकेट में लिख देना आगे। बाई चांस पूछ ले मेरवाड़ा अरावली कौन सी अरावली होती है, तो मध्य अरावली होती है मेरवाड़ा। कारण यही है कि अजमेर के साथ ये सब था, इस कारण इसको मेरवाड़ा क्षेत्र भी कहते थे। सदर्न अरावली या दक्षिणी अरावली, तो दक्षिणी अरावली जिसमें एक्सटेंशन या विस्तार माना जाता है राजसमंद टू सिरोही, राजसमंद से सिरोही। इसका मतलब राजसमंद से स्टार्ट हो गई सिरोही तक है। सर्वोच्च चोटी इसमें हाईएस्ट पीक वाला जो पॉइंट है वो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है 1722 मीटर, गुरु शिखर। हिंदी में आपके शब्द हैं, गुरु का अपोजिट क्या होता है? लघु होता है। तो इसका मीनिंग गुरु का मीनिंग ऊंचा भी होता है। तो राजस्थान में जो ऊंचा शिखर है उसी का नाम क्या है? गुरु शिखर। गुरु से छोटा होता है उसको क्या कहते हैं? लघु। तो ये गुरु है, शिखरों का गुरु है, यानी शिखरों में सबसे हाईएस्ट पॉइंट यही है राजस्थान के अकॉर्डिंग, गुरु शिखर, जिसमें 1722 डेटा मीटर में है। 1722 मीटर सिरोही। तो इसमें सर्वोच्च चोटी हाईएस्ट पीक के बाद में नेक्स्ट
इसका जो एरिया है, ज्योग्राफिकल एरिया, भौगोलिक क्षेत्र जो है, उसमें एक तो राजसमंद से मेवाड़ वाले जिले काउंट करना स्टार्ट करेंगे, राजसमंद, देन उदयपुर, उदयपुर से अलग हुआ नया जिला सलूम्बर, उदयपुर के नीचे की तरफ डूंगरपुर, फिर पश्चिमी राजस्थान में जो आबू रावली हम जिसको मानते हैं, तो वो आबू रावली सिरोही और पाली की तरफ, पाली और सिरोही की तरफ। तो लास्ट में एरिया, इसका एरिया राजसमंद, राजसमंद के साथ उदयपुर, राजसमंद इसी उदयपुर से अलग हुआ था 1991 में। जो राजस्थान के बेडिया डिस्ट्रिक्ट बने थे, 12, दौसा और राजसमंद, 3 जिले एक साथ बने थे, उसमें एक राजसमंद भी बना था उदयपुर से सेपरेट होकर। और अब वाला जो डिवाइडेशन हुआ है उसमें सलूम्बर अलग हुआ है उदयपुर से। इसका मीनिंग पहले काफी बड़ा जिला था ये। डूंगरपुर, फिर पाली सिरोही। अब यहां से हम इसके डिवाइडेशन वापस नीचे करेंगे कि दक्षिणी रावली को अध्ययन की दृष्टि से पुनः 2 भागों में बांटा गया। अब वो पुनः 2 भाग इसके दक्षिणी रावली का एक जो पार्ट है वो तो इस साइड में चलेगा आपका मेवाड़ से, और इधर राजसमंद से नीचे की तरफ ये वाला, ये मेवाड़ रावली, और एक दूसरा पार्ट इसका इधर पाली से सिरोही की तरफ जाते हुए दिखाई देगा, इसको हम कहेंगे आबू रावली। तो जो इस ईस्ट वाली साइड में जो दिखाई दे रहा है इसको लिखेंगे मेवाड़ रावली। हालांकि इससे पहले यहां एक लाइन लिख लेना, दक्षिणी रावली को पुनः 2 भागों में बांटा जाता है। सदर्न रावली अगेन डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स। दक्षिणी रावली को पुनः 2 भागों में बांटा जाता है। फिर इसके वेस्ट वाला पार्ट जिसको हम कहेंगे आबू रावली, दक्षिणी रावली को पुनः 2 भागों में बांटा जाता है। तो जो आबू रावली है, तो आबू रावली एक्सटेंड इन सिरोही, यानी मैन तो सिरोही में है तभी आबू नाम दिया गया इसको, एंड पाली। और फिर इसमें सर्वोच्च चोटी तो सिरोही आ गया, तो सर्वोच्च चोटी तो वही रहेगी आपकी रावली वाली। कौन सा पॉइंट? गुरु शिखर। गुरु शिखर को लेके कई बार आपके ये रहता है कि सर हमने कई बार एग्जाम में 1722 वाले के बजाय पुराने क्वेश्चन पेपर में 1727 भी देखा है। तो 27 आंसर तब देखने को मिलता है जब 22 नहीं हो। और ये इसके कुछ जगह बताया जाता है ये आर्टिफिशियल एक इसके ऊपर एक मंदिर बना हुआ है, तो उस मंदिर की हाइट 5 मीटर अगर उसको ऐड करते हैं तब ये 1727 मीटर है। तो किसी भी नेचुरल फॉर्मेशन के अंदर आर्टिफिशियल जो लेंथ होती है उसको काउंट नहीं कर सकते। अब कल कोई इच्छा हुई कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू को गुजरात से लाके और हम गुरु शिखर पे रखेंगे जो 200-300 मीटर ऊंचा है, तो फिर ये थोड़ा ना कहेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के आने के बाद में गुरु शिखर 2000 मीटर हो गया है। तो इसका मीनिंग गुरु शिखर की हाइट तो वही होगी जो नेचुरल हाइट है उसकी। या ऐसे भामाशाह ओपन भी है 10-15 मीटर की दीवार है, वो खिंचवा के आ जाए अपन वहाँ और बाद में ज्योग्राफी में लिखवाएं कि मेरे अनुसार इस निर्माण कार्य के बाद अरावली की हाइट है वो बढ़ गए 1730 हो गई है। तो मीनिंग है कि किसी भी प्रकार की आर्टिफिशियल लेंथ को इसमें कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर वास्तव में इसकी लेंथ 1722 दी हुई है तो आंसर यही होगा फिर। और अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो इसके नियरेस्ट जो भी डेटा होता है वो आंसर लेना होता है फिर। तो 1727, 20 वो रटो ही मत आप, ये नहीं है तो इसके निकटतम जो भी रहेगा वो आंसर रहेगा फिर। अब मेवाड़ अरावली है, उस मेवाड़ अरावली का मुख्य विस्तार तो कौन है? जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, कंप्लीट अरावली में से सबसे ज्यादा बड़ा एरिया किसके पास है? सबसे ज्यादा विस्तार उदयपुर के पास।
उससे अलग हुआ जिला राजसमंद, सलूम्बर, डूंगरपुर। इन कुछ जिलों के नाम लिख दीजिए। विस्तार के बाद में सर्वोच्च चोटी, यहां आंसर चेंज होगा आपका। यहां आंसर रहेगा जरगा। जरगा 1431 मीटर, उदयपुर। तो ये अरावली की 5 ऊंची चोटियां आती हैं, उसमें नंबर 4 पे आती है जरगा। तो इसका मीनिंग स्टार्टिंग की तीनों सिरोही के पास है, गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा। देलवाड़ा के बाद नंबर 4 पे है जरगा, और नंबर 5 पे अचलगढ़। अचलगढ़ भी सिरोही में ही। तो अगर एक क्वेश्चन में यह पूछा गया कि दक्षिणी अरावली में मेवाड़ अरावली का ऊंचा हिस्सा बताइए, तब आंसर चेंज हो जाएगा। फिर मेवाड़ अरावली के अकॉर्डिंग आंसर आपको क्या देना है, जरगा। और सिंपल पूछा गया दी हाईएस्ट पीक ऑफ सदर्न अरावली या आबू अरावली, तो आंसर रहेगा गुरु शिखर। कि दक्षिणी अरावली या आबू की पहाड़ियों का ऊंचा पॉइंट कौन है, तो ऊंचा पॉइंट है गुरु शिखर। और मेवाड़ वाली कंडीशन में आपको बाउंड कर दिया, तो मेवाड़ में सिरोही काउंट ही नहीं होगा फिर। तो अरावली का अध्ययन समझ में आ गया। ये शुरुआत है अरावली की।